जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। अब आज हम पढ़ते हैं ब्लड की क्लास सेकंड। पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था रक्त के बारे में, उसका पीएच मान कि रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, रक्त संगठन के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं के बारे में। फिर हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में अध्ययन किया, उनके जीवन काल के बारे में पढ़ा, तिल्ली और प्लिया के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम उसमें आगे बढ़ते हैं। रक्त में रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं हम, आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, रक्त बैंक के बारे में बात करते हैं, ब्लड बैंक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक में सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि रक्त को कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। तो ब्लड बैंक में रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। सामान्यतः ब्लड बैंक में रक्त कितने दिन रखा जाता है? तो रक्त सामान्यतः 42 दिन रखते हैं, 42 दिन तक रख सकते हैं जी। ठीक है, 42 दिन तक ही रखा जा सकता है। तो रक्त जम सकता है भाई, इसको जमने से रोकने के लिए क्या मिला है भाई? रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या करेंगे हम? रक्त में प्रतिस्कंदन मिलाते हैं। तो रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्रतिस्कंदन। प्रतिस्कंदन मिलाया जाता है। और पूछ लिया जाए कौन से प्रतिस्कंदन मिलाए जाते हैं, तो याद रखना है EDTA, सोडियम साइट्रेट, ये दोनों प्रतिस्कंदन एंटीकोगुलेंट काम में लिए जाते हैं। सोडियम साइट्रेट हो सकता है, सोडियम ऑक्जेलेट हो सकता है, सोडियम डेक्सट्रेट हो सकता है। तो रक्त को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्रतिस्कंदन एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है। EDTA, सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट या सोडियम डेक्सट्रेट, ये एंटीकोगुलेंट मिलाए जाते हैं। ये तो है रक्त बैंक में। अगर पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता भाई, तो हमारे शरीर में कौन सा प्रतिस्कंदन पाया जाता है? तो लिख लेना, हमारे शरीर में हिपेरिन पाया जाएगा। ध्यान रखना, हिपेरिन, हिपेरिन प्रतिस्कंदन पाया जाता है। स्कंदन, प्रतिस्कंदन पाया जाता है, जिससे खून जमता नहीं है। ध्यान रखना। तो याद रखना, किसका खून नहीं जमेगा या नहीं जलता है बोल सकते हो? जो हैप्पी रहेगा उसका खून ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब उसका खून जमेगा नहीं। तो हिपेरिन पाया जाता है। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि जोंक में कौन सा प्रतिस्कंदन पाया जाता है, जोंक में पाया जाता है हीरोडिन। कौन सा? हीरोडिन पाया जाता है। तो ये याद रखना है, ज़्यादा हीरो बन रहा है क्या जो जोंक सुना रहा है, चुटकुले सुना रहा है? हीरोडिन। ठीक है, जोंक में हीरोडिन पाया जाता है। ऐसे ही ब्लड बैंक में 1 यूनिट खून जब देते हैं तो कितना खून दिया जाता है? तो 1 यूनिट में होता है 350 ml खून। 350 ml खून होता है। यहीं ब्लड बैंक में रक्त से प्लाज्मा अलग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? रक्त से प्लाज्मा पृथक करना। पृथक करना, रक्त से प्लाज्मा पृथक करना क्या कहलाएगा? प्लाज्मा फेरिसिस कहलाता है। प्लाज्मा फेरिसिस, रक्त से प्लाज्मा अलग करना क्या कहलाएगा? प्लाज्मा फेरिसिस कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, कृत्रिम रक्त से आ सकता है। प्राकृतिक रक्त में तो हिपेरिन पाया ही जाता है। अब कृत्रिम जो मानव द्वारा तैयार किया गया है उस रक्त के बारे में बात करें तो कृत्रिम रक्त की खोज किसने की? खोज किसने की? खोज की थी क्लार्क लीलैंड ने। क्लार्क और लीलैंड ने।
और पदार्थ के कौन सा पाया जाता है इसमें, किस पदार्थ से बना होता है कृत्रिम रक्त, पीएफसी याद रखना, परफ्लूरोकार्बन पीएफसी। ठीक है, तो ये कृत्रिम रक्त के बारे में बात होगी। तो हमें याद रखना है ब्लड बैंक में रक्त 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्यतः कितने दिन तक, 42 दिन तक रख सकते हैं। जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाएगा, प्रतिस्कंदन मिलाया जाएगा, जो कि ईडीटीए, सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम डेक्सट्रेट होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कौन सा पाया जाता है, हिपेरिन। ऐसी जोंक में कौन सा प्रतिस्कंदन पाया जाता है, हिरुडिन। 1 यूनिट में कितना खून दिया जाता है, 350 ml। रक्त से प्लाज्मा पृथक करना क्या कहलाता है, प्लाज्मा फेरिसिस कहलाता है। कृत्रिम रक्त की खोज किसने की, क्लार्क लीलैंड ने। पदार्थ कौन सा होता है, पीएफसी, परफ्लूरोकार्बन। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और पढ़ें कि एंटीजन एंटीबॉडी की पारस्परिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। एंटीजन व एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया, इनकी जब क्रिया होती है वो कहलाती है एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी है एंटीजन की पारस्परिक क्रिया क्या कहलाएगी, एग्लूटिनेशन कहलाती है, ध्यान रखना। फिर हम छोटी सी एक बात यहाँ पर पढ़ लेते हैं WBC के बारे में, क्योंकि यहाँ से WBC सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ ही लिया था WBC का कार्य क्या है, प्रतिरक्षा करना। और ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, तो इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर, WBC व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट याद रखना, WBC 2 प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो होती है कणिका युक्त, जिसमें कणिकाएं पाई जाएगी। एक होती है कणिका विहीन, कणिका विहीन। दोनों में ही इंपॉर्टेंट बातें रहती है, ध्यान रखना। जो कणिका युक्त है उसमें हमें याद रखना है कि भाई जिसके पास कणिका है वो सबके ऊपर क्या लगा देता है, बैन लगा देता है, BEN, बैन लगा देता है। बी से हो जाएगा बेसोफिल। पहली कणिका के बारे में बात करें तो बेसोफिल। फिर है इओसिनोफिन, इओसिनोफिन, और ये है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। तो याद रखना जिसके पास कणिका है वो सब पर क्या लगाता है, बैन लगाता है। बी से बेसोफिल, ई से इओसिनोफिन और एन से न्यूट्रोफिल। ये दोनों ही एलर्जी में बढ़ जाती है भाई, एलर्जी में बढ़ जाती है, एलर्जी में बढ़ जाती है। कौन कौन सी, बेसोफिल और इओसिनोफिन एलर्जी में बढ़ जाती है। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल इंपॉर्टेंट लगा लेना, न्यूट्रोफिल। देखो जब किसी की 2 ग्रुप की लड़ाई होती है तो लड़ाई स्टार्ट नहीं होती। कोई कहता है ले मन्ने मार, फिर वो कहता है तू हाथ लगा के दिखा, आगे वाला फिर कहता है तू हाथ लगा के दिखा। कोई शुरुआत नहीं करता। तब जो न्यूट्रल बंदा है, जो दोनों तरफ से सिर्फ देखने आए, वो कुछ ना कुछ ऐसा अटैक करेगा कि उनकी लड़ाई हो जाती है। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल बंदा सबसे पहले अटैक करता है। तो न्यूट्रोफिल क्या है, फर्स्ट अटैक करता है। अगर कोई भी रोग है तो उस पर सबसे पहले कौन सी WBC अटैक करेगी, तो वो करेगी न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा होती है संख्या में, संख्या में सबसे अधिक। याद रह जाएगा अब कि प्रतिरक्षा तो करता ही, बट प्रतिरक्षा में सबसे पहले कोई रोग पर कौन अटैक करेगा, तो याद रखना है न्यूट्रल बंदा। एलर्जी में कौन से, बी किए हुए बंदों से हमें एलर्जी रखनी है। जैसे हमें इंजीनियरिंग जिसने कर रखी है उससे हमें एलर्जी है भाई, BE। तो बी से बेसोफिल और इओसिनोफिन दोनों ही एलर्जी में बढ़ जाती है। न्यूट्रल बंदा क्या करेगा, पहला अटैक करेगा। तो ये थी कणिका
युक्त। अब पढ़ते हैं कणिका विहीन के बारे में। कणिका विहीन, कणिका विहीन, इसमें भी हम दो पढ़ेंगे। एक है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और एक है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है? वृत्ताकार का होता है, वृत्ताकार। नहीं पूछे जाने के चांसेस, थोड़ा याद रख लेना। मोनो का मतलब एक याद रखना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? मोनोसाइट। मोनो का मतलब जो अकेला अकेला है वो सबसे बड़ा है भाई। लिम्फोसाइट, लिम्फो का मतलब होता है जिसका लिफाफा याद रखना है ना, लिम्फो से लिफाफा। लिफाफे में कोई चीज़ डाल कर जा सकते हो, कौन सी? जो आपकी छोटी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। सबसे बड़ी है मोनोसाइट, और लिफाफे में ले जाए वो सबसे स्मॉल। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक बी सेल और एक टी सेल। बी सेल और टी सेल। तो यहाँ पर हम बी सेल और टी सेल के एक नई स्लाइड में पढ़ लेते हैं, बी सेल और टी सेल के बारे में। नीचे ही पढ़ते हुए चलते हैं। तो बी सेल क्या है, इसके बारे में बात करें तो हमने मूवी देखी होगी नो एंट्री, उसमें वो कहते हैं ना बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो बी सेल से ये है ना बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव से वो क्या दे रहा है? सिर्फ आपको एक अच्छा पॉजिटिव थॉट दे रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है, वैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रहा है वो, ठीक है। तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और हम हॉस्पिटल में देखे हैं कि जो ईसीजी चलता रहता है, वो तब मरीज को वेंटिलेटर पर रखते हैं तो एक PQRST वेव चलती है, ईसीजी वेव। तो उसमें टी टी की आवाज़ आती है, इसका मतलब मर गया। मर कब जाता है? एड्स में, याद रखना। तो एड्स में कमी हो जाती है भाई, किसकी? टी सेल की, एड्स में कमी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिका युक्त और एक कणिका विहीन। जिसके पास कणिका होगी वो क्या करेगा? लोगों को बैन करेगा। बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोलना। तो बीई से हमें क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी में कौन सी बढ़ जाएगी? बी और ई बढ़ जाती है। न्यूट्रल बंदा सबसे पहले अटैक करेगा। तो प्रथम अटैक कौन करता है रोग पर? न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी करता है भाई। कणिका विहीन की बात करें तो उसमें एक मोनो होता है। मोनो का मतलब अकेला, अकेला सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना। तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। और सबसे छोटा होता है, उसको लिफाफे में ले जाएंगे तो लिफाफा याद रखना, लिफाफा से हो गया लिम्फोसाइट। बी सेल क्या करेगी? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसका मतलब ये एंटीबॉडी बनाएगी। और टी की आवाज़ है, इसका मतलब मर सकता है आदमी। इसका मतलब एड्स में क्या हो जाती है? इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग, डब्ल्यूबीसी की कमी से रोग, कमी से रोग। डब्ल्यूबीसी की कमी से याद रखना रोग हो जाता है ल्यूको। ल्यूको का मतलब सफ़ेद, और पीनिया, ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है, ठीक है। अब हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया, कृत्रिम के बारे में भी, और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें हमने पढ़ ली। अब पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप या रक्त दाब बोल देते हो जिसको, चाप या रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, बीपी। ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि स्वस्थ आदमी में कितना ब्लड प्रेशर होता है। तो ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर जो नापते हैं डॉक्टर बाजू के बांध करके नापता है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख लेना। पेपर में पूछा है सफिग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर, सफिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। अब ये बांधा कहाँ जाता है? तो याद रखना बाजू के बांधा जाता है, और राजस्थान में बाजू को हम क्या बोलते हैं? भूंकिया। क्या बोलते हैं? भूंकिया। तो पूछा जा सकता है कौन सी धमनी पर? तो भूंकिया, भूंकिया याद करना, अपने आप हो जाएगा। तो ब्रेंकियल धमनी, ब्रेंकियल धमनी पर नापा जाता है, ठीक है। ब्रेंकियल धमनी पर
हमारा रक्त दाब मापा जाता है। सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति में होता है 120/80। ध्यान रखना 80 120 नहीं, पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है। 120/80 तो 120/80 mmHg। Hg होता है पारा, पारे से मापन होता है, ठीक है, मिमी पारा बोला जाता है, इसका मात्रक हो गया, ठीक। 120 होता है ये आपका परकुंचन होता है, अपने हर्ड पढ़ेंगे तब और डिटेल में पढ़ लेंगे इसको, परकुंचन। और 80 होता है इसका अनुशीतलन बोलते हैं, अनुशीतलन। तो सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg, ठीक है। अब पढ़ते हैं नब्ज दर। नब्ज दर, पल्स रेट। स्वस्थ आदमी में कितनी पल्स रेट होती है? तो ध्यान रखना 82/मिनट होती है। 72/मिनट हार्ट रेट होती है, हृदय धड़कन होती है। ध्यान रखना ये आपकी नब्ज है, जो आपके हाथ की नाड़ी पकड़ करके चेक करता है ना डॉक्टर, वो है 82/मिनट होती है नब्ज दर। इसका मापन कहाँ करेंगे बोलो? कलाई के पास में जहां आप घड़ी बांधते हो वहां मापन किया जाता है, हाँ, डॉक्टर पकड़ करके। तो ये याद रखना है, आप गोल घड़ी पहनते हो, इसका मतलब जो 360 डिग्री का कोण बनाती है रेडियल होती है, तो ये रेडियल धमनी पर नापी जाती है। मापन का होता है रेडियल धमनी। बीपी का मापन कहां पर है? ब्रेंकियल, कैसे याद रखना है? भूखिए पर। और नब्ज कहां पर है? घड़ी बांधते हैं वहां पर, रेडियल बांधते हैं वहां पर, तो रेडियल धमनी। बीपी का मापन का यंत्र बताओ? सफिग्मो मैनोमीटर। सामान्य व्यक्ति का बीपी कितना होता है? 120/80 होता है, ध्यान रखना। नब्ज दर कितनी होती है? 82/मिनट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये दोनों ही, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि किसी का बीपी बढ़ता है या घटता है तो क्या कहलाता है? बीपी घटना क्या कहलाएगा और बीपी बढ़ना क्या कहलाएगा? बीपी घटना और बीपी बढ़ना, बीपी घटना और बीपी बढ़ना क्या कहलाता है? देखो, आपको टेंशन होती है तो याद रखना, एक होता है हाइपर हो जाओगे, इसका मतलब बढ़ जाते हो। हमारा गुस्सा आता है क्या, मेरे को हाइपर मत कर, इसका मतलब गुस्सा ज्यादा मत दिला, तो बढ़ना तो होता है हाइपर टेंशन। और घटना होता है हाइपोटेंशन। इसका मतलब हमें सिर्फ एक याद रखना है, इसका मतलब जब आपका गुस्सा ज्यादा बढ़ता है तो आप क्या कहते हो? हाइपर हो गया हूं मैं तो हाइपर टेंशन। बीपी बढ़ना तो हाइपर टेंशन, और घटना क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हाइपोटेंशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है? 110 और 70 से कम हो जाता है, और इसमें बढ़ कितना जाता है? 140, और इधर हो जाता है 90। तो ये होता है बीपी बढ़ना भी। ये आपके रक्त चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। एमसीक्यू बार बार कह रहा हूँ मैं, एमसीक्यू से आपके तैयारी चेक कर लूँगा। आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए, अपने राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, कोई चीज़ मिस ना हो आपसे, ठीक है। मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।